एक बार फिर से आपका स्वागत है फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। आप देख रहे हैं। लेंसकार्ट की बात कर लेते हैं क्योंकि लेंसकार्ट के टीका और जो कलावे को लेकर विवाद हुआ था उसके बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन अब ऐसी खबर लखनऊ के आरएमएल हॉस्पिटल से भी सामने आ रही है। दरअसल आरएमएल में जो आउटसोर्स किए हुए कर्मचारी हैं उनको लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की गई है और इसी को लेकर विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये विवाद है, आप देखिए इस रिपोर्ट में। लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सख्त ड्रेस कोड लागू किया गया है, लेकिन नई गाइडलाइंस के लागू होने से पहले ही बवाल शुरू हो गया। कर्मचारियों के दाढ़ी बढ़ाने, बाल लंबे रखने या वर्दी ना पहनने पर जुर्माना तय किया गया है और अब इसी को लेकर संस्थान के करीब 4000 कर्मचारियों ने नाराजगी जताई है। कर्मचारियों ने इन नियमों को भेदभावपूर्ण करार दे दिया। नए आदेश के मुताबिक पुरुष कर्मचारियों को लंबे बाल बढ़ाने की अनुमति नहीं, पुरुष कर्मचारियों को लंबी दाढ़ी रखने की अनुमति नहीं, वर्दी नेम प्लेट ना पहनने पर लगेगा जुर्माना, महिला कर्मचारियों का जूड़ा बनाना अनिवार्य, महिलाओं को हेयर नेट में रखने होंगे बाल। वैसे तो ये नियम किसी भी अस्पताल के लिहाज से काफी बेसिक और नॉर्मल हैं, लेकिन नई गाइडलाइंस को लेकर मुस्लिम मौलानाओं ने आपत्ति जताई है। जो आदेश जारी किया गया वहां के कर्मचारियों को, तो दोनों जगह चाहे लेंसकार्ट के मालिकान हो या राम मनोहर लोहिया के मालिकान हो, इन दोनों लोगों की तरफ से जो भी आदेश दिए गए, पाबंदियां लगाई गई, ये सरासर भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को यानी जमहूरी निजाम को नुकसान पहुंचाने वाली बातें हैं और हिंदू मुस्लिम नफरत को बढ़ावा देने वाली बातें हैं। सिर्फ मौलाना बरेलवी ही नहीं, समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद से पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी ने भी नियमों का विरोध करते हुए इन्हें सरासर गलत बताया है। दाढ़ी तो हिंदू मुसलमान सभी रख लेते हैं, कोई फैशन में रख रहा है, कोई अपने मजहब के हिसाब से रख रहा है, तो ये बताने वाले कौन है कि दाढ़ी रखनी या नहीं रखनी। हो सकता है कि वो कुछ और चीज़ें भी देखें कि ये नहीं होना चाहिए था, इनका ये क्यों है। तो बहरहाल ये चीज़ गलत है, बिला वजह हिंदू मुसलमान करने से कोई फ़ायदा नहीं है, देश को नुकसान होता है। विवाद जब ज्यादा बढ़ा तो आरएमएल अस्पताल प्रशासन की तरफ से बयान जारी किया गया। अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक इन नए नियमों का मकसद सिर्फ अस्पताल की छवि और हाइजीन को मेंटेन करना है, ना कि किसी कर्मचारी की भावनाओं को आहत करना। देखिए, जो ऑर्डर है कि लंबे बाल की बात नहीं है, ये कहा गया है कि जो भी हॉस्पिटल में कर्मचारी आएगा ड्यूटी पे वो एक प्रॉपर ड्रेस और अटायर में आएगा, जो कि उसकी ड्रेस है, जो उसको बताया गया है कि अगर मेल है तो पैंट शर्ट है, लेडीज के लिए जो सलवार सूट है वो ड्रेस इंपॉर्टेंट है। ये भी बताया गया कि भाई आपके बाल टाइडी होने चाहिए, ये नहीं है कि लंबे बाल और छोटे बालों उससे नहीं फर्क पड़ता है। अगर जो शेव करता है वो क्लीन शेव करके, यानी कि 2 दिन दाढ़ी बनाई नहीं बनाई, नाखून बड़े हैं, क्योंकि बहुत बार पेशेंट, क्योंकि हम लोग जब काम करते हैं पेशेंट को बेड से उठाना वार्ड बॉय, तो वो नाखून अगर साफ नहीं होंगे और किसी का नाखून लग जाता है तो उससे एक इन्फेक्शन का सोर्स होता है। तो इससे क्लीननेस और हाइजीन पे इम्पोर्टेंट है। अब भले ही अस्पताल का मकसद सिर्फ हाइजीन और प्रोफेशनलिज्म हो, लेकिन नई गाइडलाइंस के बाद से कर्मचारियों में खासा गुस्सा है। उनका कहना है कि केजीएमयू और पीजीआई के आउटसोर्स कर्मचारियों पर ऐसे नियम नहीं थोपे गए हैं, तो उन पर क्यों? चूंकि विवादों का दौर जब चलता है तो ऐसी चीजें सामने आती रहती हैं और उसी कड़ी में ये इस फैसले को, राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट के इस फैसले पर सवालिया निशान लग रहे हैं। कैमरामैन कफील के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ नव भारत। पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु में वोटिंग होती हुई देखी गई, तो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु दोनों में ही जो वोटर थे वो धुरंधर इस बार साबित हुए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो वोटिंग के रिकॉर्ड्स हैं वो टूट गए हैं। पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो 92% से ज्यादा वोटिंग रिकॉर्ड यहां पर दर्ज किया गया। ऐसे में सवाल ये किए जा रहे हैं क्या ये जो वोटर्स हैं, ज्यादा से ज्यादा जो वोट डाले हैं जिन्होंने, ये बीजेपी की जीत की तरफ इशारा कर रहे हैं या फिर ममता बनर्जी को मजबूती इस बार मिलने वाली है? और ऐसे में धुरंधर वोटर्स को लेकर नेताओं की क्या राय है, आपको दिखाते हैं।
पश्चिम बंगाल में पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ छप्पर फाड़ धुरंधर पोलिंग हुई। करीब 92% वोटिंग, जो अब तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है। कहां कितनी फीसदी वोटिंग रही? सबसे ज्यादा वोटिंग दक्षिण दिनाजपुर 94.64%, कूच बिहार 94.20%, बीरभूम 93.49%, जलपाईगुड़ी 92.88%, मुर्शिदाबाद 92.81%। बीजेपी का दावा है कि बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग उनके पक्ष में है और ममता दीदी का जनता ने खेल खत्म कर दिया है। टीएमसी का गुंडा राज का सूरज अस्त हो गया। दीदी के गुंडों को कहकर जाता हूं, 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना। 29 तारीख को आराम बाग वालों को परेशानी की तो 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का था। बांग्लादेशी घुसपैठियों से जान बचाने के लिए बंगाली अपने अस्तित्व के लिए वोट दे रहा है, अपने बंगाल को बचाने के लिए बंगाली वोट दे रहा है। और देखिएगा कितना बड़ी क्रांति आएगी 4 मई के बाद। ये आप इसका रिजल्ट देखना। आज 95-90% वोट आया है। 29 तारीख को देखना, 4 मई को सरकार बनेगी, तब हिसाब किया जाएगा। माता बहन दीदी महिला, सनातनी महिला और आदिवासी महिला, ये लोग ममता का सुपड़ा साफ करेगा इस बार। उधर कांग्रेस का भी कहना है कि ममता के खिलाफ जन आक्रोश है और हैवी वोटिंग उसी का परिणाम है। तो टीएमसी का कहना है कि 152 सीटों में से कम 125 सीटों पर उनकी जीत होगी। वोट भी है इसमें, एक तो सत्ता विरोधी लहर की असर है, जिससे ईसर के चलते आम लोगों की जहन में जो डर और लोगों में एक शंका पैदा हुई थी कि अगर हम लोग चुनाव में शामिल ना होंगे तो न जाने बाद में हमारे जो नागरिक अधिकार, वो अधिकार हमें नहीं मिलेंगे, नागरिक अधिकार संवंचित रह जाएंगे। ये डर सता रहे थे। दोनों मिलकर इतने सारे फीसदी लोग चुनाव में शामिल। डेवलपमेंट ऑफ ममता बनर्जी एंड दिस इज टोटली अगेंस्ट द एंटी बंगाल पॉलिसी ऑफ भाजपा। आउट ऑफ 152 सीट्स वी आर गोइंग टू विन एटलीस्ट 125। इन सब के बीच कुछ जगहों पर छिटपुट हिंसा भी देखने को मिली, लेकिन चुनाव आयोग की सख्ती से मतदाता भारी संख्या में बूथ तक पहुंचे। चुनाव आयोग ने वोटरों की प्रशंसा की है। उधर दक्षिण के राज्य तमिलनाडु में 84.69% वोटिंग हुई। कुल मिलाकर इतनी तादाद में मतदान होना इस बात को दिखाता है कि लोकतंत्र की जड़ें भारत में समय के साथ कितनी मजबूत होती जा रही हैं। बंगाल में पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है और अब दूसरे चरण के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयारी की जा रही है। इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण 24 परगना में रोड शो किया, जहां पर हमारे सहयोगी ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत करी है। थैंक यू सो मच टाइम्स नाउ से बात करने के लिए। आज जिस तरह से भीड़ यहाँ आई है, ऐसी ही कुछ भीड़ पोल बूथ पर भी दिखी है। आज 90% से ऊपर रिकॉर्ड। कैसे देखते हैं इस वोटरों को? देखिए, बहुत समय के बाद, लगभग 50 साल के बाद कम्युनिस्ट और तृणमूल के गुंडों के भय से मुक्त होकर बंगाल की जनता मतदान कर रही है। मैं मानता हूं कि भय से निकलकर मोदी जी के भरोसे की ओर बंगाल की जनता जा रही है। इसका ही उत्साह। एसआईआर का क्या रोल देखते हैं? क्योंकि जो एक्स्ट्रा वोटर थे वो कट गए तो परसेंटेज ऑलरेडी बढ़ गया। क्या एसआईआर भी बढ़ा है, मगर फिर भी इन एनी केस 80% से ज्यादा वोटर। सर, ममता बनर्जी का भी ये कहना है कि पहले पड़ाव में पता लग गया है कि उनको दोबारा आ ही रही हैं वो पार्टी में और वो दिल्ली से भाजपा को हटाना चाहती हैं। कैसे देखते हैं इस बयान को? चलो, तो डेमोक्रेसी में सबको अधिकार होता है। 5 तारीख तक खुश रह ले, मुझे कोई आपत्ति। आपने डेमोक्रेसी की बात करी सर। कांग्रेस एक और पार्टी है जो दिख नहीं रही है बंगाल में। आज कांग्रेस के एक लीडर बोल रहे हैं कि जो लड़ाई बंगाल में है वो टीएमसी और बीजेपी के बीच में है। तो कैसे देखते हैं इन बयानों को? नहीं, राहुल गांधी जी के इस बयान से मैं सहमत हूँ।
सहमत है। आखिरी से बयान की बात हुई तो आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को एक फटकार की तरह लगाई थी, मुख्यमंत्री ईडी की रेड में जिस तरह से अपना हस्तक्षेप कर रही थी, क्या देखते हैं, क्या ये वाकई में संवैधानिक जांच केंद्रीय एजेंसियों का ऐसा होना चाहिए? स्वाभाविक रूप से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बहुत गंभीर है और ममता जी की कार्य पद्धति को उजागर करने वाला। आखिरी सवाल सर, आपके लिए इस चुनाव में या भाजपा के लिए इस चुनाव में सबसे बड़ी कोई चुनौती जो रही हो, जो आपको लगा हो कि आपने ओवरकम कर ली है आज का वोटर देखे और इस हुजूम को देखकर? देखिए, हम धैर्यपूर्वक 3 चुनाव से काम कर रहे हैं। 16 में हमने संगठन बनाने की शुरुआत की। 17 के चुनाव, 21 के चुनाव में हमें 77 सीटें मिली और 19 के चुनाव में हमें 18 लोकसभा सीटें मिली और इस बार हम पूरी सरकार बनाए। पश्चिम बंगाल में फर्स्ट फेज की वोटिंग खत्म होने के बाद में दूसरे चरण को लेकर जो चुनाव प्रचार है वो होना शुरू हो चुका है। इसी को लेकर कहा यह जा रहा है कि आज भी गृह मंत्री अमित शाह हुंकार भरते हुए नजर आएंगे और इसी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर आने वाले हैं। और ऐसे में दूसरे चरण के जो चुनाव हैं वो 29 अप्रैल को होने हैं और राज्य के 142 विधानसभा सीटों पर यहाँ वोट डाले जाने हैं। और इस बीच कैसे वोटरों को लुभाने का सिलसिला जारी है, आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। पश्चिम बंगाल के चुनावी जंग में राउंड 1 समाप्त हो चुका है। अब सेकंड राउंड 29 अप्रैल को है। दूसरे चरण में राज्य के 142 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें मुख्य रूप से दक्षिण बंगाल के जिले और कोलकाता क्षेत्र शामिल हैं। लेकिन बार पलटवार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो ममता जी जब दाएं तरफ जाते हैं और बोलता है इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है ना, और जब बायां तरफ जाते हैं तब बोलता है खुदा हाफिज खुदा हाफिज खुदा हाफिज। अरे बाबा, इंशाल्लाह होए गेलो, खुदा हाफिज होए गेलो, प्रभु श्री राम कहाँ गया बीच में? सेकंड फेज में कहां-कहां वोटिंग होनी है, ग्राफिक्स के जरिए समझिए। कोलकाता सभी सीटें, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली, नदिया के कुछ हिस्से, पूर्व मेदिनीपुर। दिग्गज उम्मीदवारों की बात करें तो दूसरे चरण में ममता बनर्जी टीएमसी, शुवेंदु अधिकारी बीजेपी, सुकांत विश्वास बीजेपी, मोहम्मद सलीम सीपीआईएम जैसे वीवीआईपी उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगेगी। दूसरे चरण में जीत हासिल करने के लिए सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए दिग्गज ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और जालमुरी भी बांटी जाएगी। वैसे मैंने सुना है कि जालमुरी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। जालमुरी मैंने खाई, लेकिन जाल टीएमसी को लगी है। आज प्रधानमंत्री मोदी फिर चुनावी समर में उतरने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज 11:30 बजे दमदम में और दोपहर 1 बजे जादवपुर में विजय संकल्प जनसभा को एड्रेस करेंगे। तो अमित शाह बसीरहाट और श्री रामपुर में जनसभा करेंगे। इसके साथ ही बैरकपुर में रोड शो करेंगे। टीएमसी प्रमुख और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कोलकाता, भवानीपुर और आसपास के दक्षिण बंगाल के क्षेत्रों में प्रचार करेंगी। चुनाव प्रचार के दौरान सभी पार्टियों के पॉलिटिकल लीडर एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, जनता की भलाई की बातें कर रहे हैं, रोजी रोजगार और लोक कल्याण के वादों की बौछार कर रहे हैं। लेकिन जनता किस पर अपना भरोसा दिखाएगी, ये 4 मई को पता चलेगा। इस बार भले ही गर्मियां देरी से शुरू हुई हो, लेकिन अप्रैल का अंत आते आते सभी के पसीने छूट गए हैं और यही कारण है
कि हर एक बीतते दिन के साथ में जो टेम्परेचर है वो भी चढ़ता जा रहा है और ये केवल एक रीजन या एक जगह की बात नहीं है, बल्कि पूरे भारत से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। भारत के कई राज्यों में भयंकर गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। देश के आधे से ज्यादा राज्यों में हीट वेव चल रही है। पारा हर दिन 40 से 45 डिग्री तक पहुंचने लगा है। मौसम के जानकार इसे सिर्फ सीजनल चेंज नहीं मान रहे हैं, क्योंकि अचानक बदला मौसम का ये मिजाज अब धीरे धीरे संकट बन चुका है। बीते कुछ सालों में इंडिया में टेम्परेचर जिस तेजी से बढ़ रहा है और बरसात जिस तरह कम हो रही है, वो काफी चिंता की बात है। अभी अप्रैल का महीना खत्म भी नहीं हुआ है और बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के कई शहरों में तापमान 40 से 45 डिग्री के बीच में है। दिल्ली में तो बीते दिन सीजन का सबसे ज्यादा गर्म दिन दर्ज किया गया और तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। वैसे तो मौसम विभाग ऐसा मान रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली को थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन बावजूद इसके आईएमडी ने बढ़ती गर्मी की वजह से येलो अलर्ट जारी कर दिया है और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि तापमान 44 डिग्री के पार भी जा सकता है। वहीं अगर बात देश के सबसे गर्म शहरों की करें तो राजस्थान का श्रीगंगानगर टॉप पर रहा। श्रीगंगानगर में पारा 44.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। दूसरे नंबर पर यूपी का प्रयागराज, यहां टेम्परेचर 44.4 डिग्री सेल्सियस रहा। महाराष्ट्र के अमरावती में पारा 44.4 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। महाराष्ट्र के ही अकोला में टेम्परेचर 44.3 डिग्री सेल्सियस रहा। छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव 44 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। ओडिशा के झारसुगड़ा 44 डिग्री सेल्सियस के पार। महाराष्ट्र के वर्धा में भी तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और पंजाब के भटिंडा में भी टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। यूपी के सुल्तानपुर में तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस रहा और एमपी के नर्मदापुरम में भी पारा 43.8 डिग्री सेल्सियस ही दर्ज किया गया। मौसम के बदलते तेवरों की वजह से भारत के शहर भट्टी में तब्दील हो रहे हैं। स्काई मेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के टॉप 20 सबसे गर्म शहरों में से 19 शहर भारत के अंदर हैं। यानी गर्मी के मामले में हमने कतर और सऊदी को भी पीछे छोड़ दिया है। यूपी, बिहार, बंगाल और उड़ीसा इस ग्लोबल रैंकिंग में सबसे आगे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर अप्रैल के एंड में सूर्य देव ऐसा हाल बेहाल कर रहे हैं तो मई जून में क्या होगा। खबर अब हम आपको बिहार के कटिहार से बताते हैं, जहां पर अवैध निर्माण के खिलाफ में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बुलडोजर कार्रवाई करी है। जानकारी के मुताबिक पहले प्रशासन की तरफ से नोटिस दिया गया था और जब अवैध अतिक्रमण को नहीं हटाया गया उसके बाद ही पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी सीएम योगी की राह पर चल पड़े हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण ये तस्वीरें हैं, जिसमें यूपी की तर्ज पर ही बिहार में भी बुलडोजर कार्रवाई की गई। तस्वीरें बिहार के कटिहार से सामने आई हैं, जहां अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन लिया गया। सीएम योगी वाले अंदाज में ही कटिहार के महमूद चौक पर यह कार्रवाई की गई और प्रशासन का बुलडोजर जमकर गरजा। फिर क्या था, सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को खाली कराया गया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, यहां बुलडोजर गरज रहा है। बुलडोजर के जरिए अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है, जिसमें कई घर और दुकानें शामिल हैं। बता दें कि कटिहार के महमूद चौक पर लोगों ने लंबे समय से अवैध कब्जा करके मकान और दुकानों का निर्माण किया था, जिसका प्रशासन ने जायजा लिया और इसके लिए बाकायदा नोटिस भी भेजा गया था। बावजूद इसके माफियाओं ने प्रशासन की एक ना सुनी। फिर क्या था, प्रशासन ने जब अपना रुतबा दिखाना शुरू किया तो नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों के होश उड़ गए।
कटिहार नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ एक्शन लेते हुए अवैध निर्माण को नेस्त नाबूद कर दिया गया। नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों को उनकी ही भाषा में जवाब दिया गया। 1, 2, 3 नहीं बल्कि कई अवैध निर्माणों को तोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, प्रशासन ने फटकार लगाते हुए भूमाफियाओं को साफ साफ शब्दों में कह दिया कि अगर अवैध अतिक्रमण किया तो फिर खैर नहीं।